हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिनमें टॉपिक हमने कवर किया था डोमेस्टिक कवर कर लिया था हमने, नॉर्मल रेसिडेंट, रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो ये टॉपिक यहां तक हम बिल्कुल लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो यहाँ पे सामने हमारे दिख रहे हैं, जैसे फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, प्रोडक्शन बाउंड्री, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट और ये सारे टॉपिक्स और ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो जिसमें देखते हैं सबसे पहला हमारे पास जो है फिलहाल अभी आज के लिए वो है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक जो कई बार सीबीएसई ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है कि ये क्या है, किस तरह के गुड्स है, या आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो कि हाँ ये आपका फाइनल गुड है या आप इसको इंटरमीडिएट गुड ट्रीट करोगे ऑल ओवर। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल गुड कौन से गुड्स होते हैं। Final goods refer those goods which are either for the consumption or for the investment, जिसको आप फाइनली कंजप्शन पर्पस से या फाइनली इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर परचेज करते हो तो वो आपका फाइनल गुड है। सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ मिल्क, अगर मिल्क हाउस होल्ड के थ्रू परचेज किया गया दैट इट विल बी द फाइनल गुड। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल, क्योंकि हाउस होल्ड में अगर मिल्क परचेज किया गया है तो फॉर द कंजप्शन पर्पस। पर अगर कोई मशीनरी, अगर दूसरा एग्जांपल देखें, अगर कोई मशीनरी परचेज की गई किसी फॉर्म के थ्रू तो फाइनल इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो भी हमारा फाइनल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल गुड रेफर दोस गुड व्हिच आर आइदर फॉर द कंजप्शन और फॉर द फाइनल इन्वेस्टमेंट। मैं अपना एग्जांपल भी दिया है। चलिए देखते हैं और फिर देखते हैं इंटरमीडिएट गुड। इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरमीडिएट गुड है, आइदर फॉर द रीसेल और फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, आइदर फॉर द मतलब आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होगा। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अभी मैंने दिया था कि अगर मिल्क है हाउस होल्ड के थ्रू परचेज किया गया तो उनको तो फाइनली कंज्यूम करेंगे, वो हो गया आपका फाइनल गुड। बट अगर सेम मिल्क अगर होटल वाले खरीदते, डेयरी वाले खरीदते, तो होटल वाले क्यों खरीदते भैया, आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे मिठाइयां वगैरह बनाने में। डेयरी वाला क्यों परचेस करेगा, उसको रीसेल वगैरह करने के लिए। तो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो बस इतना ध्यान से देखिए चलिएगा ऑल ओवर कि फाइनल कंजप्शन के लिए किया जाता है फाइनल गुड को परचेज, और इंटरमीडिएट गुड को जो आप परचेज करोगे वो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए करोगे ऑल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भेजा है सिंपली हाउ टू क्लासिफाई फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये आपका फाइनल है, हाँ ये आपका इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इंटरमीडिएट है। तो देखते हैं डिपेंड अपॉन नेचर या डिपेंड अपॉन पर्पस, कि उस सामान को, चीज को परचेज करने का आपका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मैंने लिखा है पर्पस इज फॉर द फाइनल कंजप्शन दैट विल बी द फाइनल गुड। अगर आपका पर्पस क्या है, फाइनल कंजप्शन करना, फाइनली यूज करना या फाइनल इन्वेस्टमेंट करना, तो वो आपका फाइनल गुड है। बट अगर हम बात करें एक पर्पस इज फॉर द रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन दैट विल बी द इंटरमीडिएट गुड ऑल ओवर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है कई बार ये भी पूछा गया है, क्या एक तरह का सामान, क्या एक तरह की चीज दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मे बी द फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। यस श्योर। अगर हम बात करें, मैंने एग्जांपल दिया था मिल्क, एक मिल्क है ऑल ओवर, अगर उस मिल्क को अगर हाउस होल्ड वाले परचेज करें दैट मींस फाइनल। अगर सेम मिल्क विल बी परचेज थ्रू द डेयरी शॉप और द होटल रेस्टोरेंट दैट विल बी इंटरमीडिएट। क्या एक तरह का कोई भी प्रोडक्ट, क्या एक तरह का कोई भी सामान, क्या कोई एक तरह की चीज फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट हो सकती है? यस बिल्कुल हो सकती है, बट हमें ये देखना है कि उसका पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से उस चीज को परचेज कर रहे हैं ऑल ओवर। ठीक है, नोट में लिखा है इफ इंटरमीडिएट गुड आर नॉट यूज्ड जस्ट सेम ईयर देन इट विल द फाइनल ऑल ओवर। ठीक है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि सपोज आपके पास कोई इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, आपने पूरे साल उसको यूज नहीं किया, साल में रिमेनिंग रह गया ऑल ओवर, अब बारी आई नेट इनकम कैलकुलेट करने की, तो उस इंटरमीडिएट को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, फाइनल गुड ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि हाँ ये आपका फाइनल है, हाँ ये आपका इंटरमीडिएट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, प्रोडक्शन बाउंड्री। ये कौन सी बाउंड्री है? तो सिंपल इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं, एक फार्मर है ए, इसने व्हीट प्रोड्यूस किया वर्थ ₹2000। ठीक है, व्हीट प्रोड्यूस किया, और व्हीट को प्रोड्यूस करने के बाद इसने बी को बेच दिया। बी ने इसको आटे में कन्वर्ट किया, भैया पिसाई वगैरह कुछ ना कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह लगेंगे, और ये हो गया 3000 रुपीज का, और इसने सी को बेच दिया जो कि एक बेकर जोन है। ठीक है, और सी ने ब्रेड बनाया, टोटल खर्च हो गया ऑल ओवर 4000 रुपए, और फाइनली इस ब्रेड को जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया।
अब ये कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, दैट मींस अब ये फाइनल हो गया। पर ये जो आपकी बाउंड्री दिख रही है यहां पे सामान को प्रोड्यूस करने में ऑल ओवर प्रोसेस कंटिन्यू चालू हो रहा था, दिस बाउंड्री विल बी नोन एज द प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी जब तक कोई सामान फाइनल वे में कन्वर्ट होके कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए तब तक वो किस में माना जाता है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर माना जाएगा, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ट्रीट किया जाएगा। तो सिंपल ही बाउंड्री देखिए यहां पे प्रोडक्शन हुआ फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकंड स्टेज, ये आपका थर्ड स्टेज एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। क्योंकि ये जो सामान है आपका किसके पास पहुंच चुका है, कंज्यूमर के पास फाइनली कंजप्शन पर्पस के लिए पहुंच चुका है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्शन बाउंड्री। अगला टॉपिक हम देखते हैं कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड, और उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि ये हमारा कंजप्शन गुड है या कैपिटल गुड है, फाइनल और इंटरमीडिएट की तरह। तो देखते हैं कंजप्शन गुड। बेसिकली अगर हम बात करें दोनों होते फाइनल है, बट डिपेंड ये करता है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। कंजप्शन गुड का पर्पस जो होता है वो होता है फाइनली कंजप्शन के लिए, ऑल ओवर फाइनली कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। बट अगर हम बात करें इसके क्या कुछ टैक्स वगैरह भी हैं, तो यस, अगर फाइनली कंज्यूम करने के पर्पस से कोई सामान परचेस करें तो हम क्या परचेस कर रहे हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साल से ज्यादा यूज कर सके, लंबे समय तक यूज कर सके। लाइक मैं फर्नीचर परचेस कर रहा हूं, फैन परचेस कर रहा हूं, रेफ्रिजरेटर, एसी या किसी तरह का कोई भी मशीनरी वगैरह जो मैं लंबे समय तक यूज कर सकूंगा ऑल ओवर, तो ये मेरा क्या माना जाएगा, ड्यूरेबल गुड्स, वो भी फाइनल। दूसरा हमारा सेमी ड्यूरेबल, जिनको हम 6 महीने या साल भर तक यूज कर सकते हैं, लाइक क्लॉथ्स एंड क्रॉकरीज, ठीक है। अगला है नॉन ड्यूरेबल, जिनको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सारी चीजें जिनको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, ये हमारे क्या है, नॉन ड्यूरेबल। और अगला है सर्विसेज, जो फाइनली हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अचीव करते हैं पे वगैरह करके ऑल ओवर। तो ये हमारे सारे क्या है, कंजप्शन गुड। बट कैपिटल गुड क्या है, सिंपल शब्दों में यहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हाँ ये हमारा कंजप्शन है, हाँ ये हमारा कैपिटल है। सिंपल अगर देखो, अगर आप कोई भी सामान परचेस कर रहे हो और सामान को परचेस करने का मेन मकसद ये है आप अर्निंग करोगे, मनी को जनरेट करोगे, दैट मींस इट विल बी योर कैपिटल गुड ऑल ओवर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कार परचेज किया है हाउस होल्ड के लिए, तो बताइए वो क्या है आपके लिए, कंजप्शन या कैपिटल। यस, इट विल बी द कंजप्शन, ठीक है। बट अगर लिखा था अगर आपने कार परचेज किया फॉर द टैक्सी पर्पस, उसको आप किसी कंपनी में लगाने वाले हो या टैक्सी पर्पस में के लिए यूज करने वाले हो, ठीक है, दैट विल बी योर कैपिटल गुड, जहां से आप मनी को या इनकम को जनरेट करोगे। लिखा मैंने कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, रेफर दोस फाइनल गुड व्हिच आर हेल्प इन प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल में लिखा है मैंने, कार इज परचेज फॉर द टैक्सी पर्पस, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन और बिल्कुल जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि क्या एक तरह का कोई भी सामान आपका कंजप्शन एज वेल एज कैपिटल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई फैन, मैंने पंखा परचेज किया और उसको मैंने अपने घर में लगा लिया, अपने कमरे में लगा लिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड। पर अगर उसी पंखे को उतार के मैंने अपने ऑफिस में लगा लिया जहां पे मैं काम करता हूं, अपनी इनकम को जनरेट करता हूं ऑल ओवर, तो वो फैन मेरे लिए क्या हो जाएगा, अब कैपिटल गुड हो जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि किस पर्पस से उस सामान को हम परचेज कर रहे हैं। अगर पर्पस हमारा क्या है, फाइनली कंज्यूम करना ऑल ओवर, तो वो हमारे लिए कंजप्शन गुड हो गया। अगर उसका पर्पस हुआ मनी को जनरेट करना, इनकम जनरेट करना या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस वगैरह करना, दैट विल बी आवर कैपिटल गुड ऑल ओवर, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो चुका है आपका। अगला टॉपिक है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल हम ग्रॉस और नेट के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इट रेफर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच विल इनकर फॉर जनरेटिंग द कैपिटल, यानी आप अपने स्टॉक को एडिशन करने के लिए, कैपिटल को जनरेट करने के लिए जो ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंडिचर करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। तो अब हम देखते हैं ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये किसी भी चीज के ऑल ओवर के होने का शो करता है, इवन जो नेट है वो किसी के एक्चुअल या किसी के एग्जैक्ट या किसी के नेट होने का शो करता है, ठीक है। सपोज अगर मैं मान लूं कि ठीक है मेरे पास 10 लाख रुपए हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं है फिलहाल मेरे पास 10 लाख रुपए, और मैं माइंड में ये प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि 10 के 10 लाख मुझे अपने बिजनेस में लगाना है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ग्रॉस।
जब मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि हाँ एडिशनल चार्ज भी लगेंगे, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, अब कुल मिला के 1-2 लाख रुपए का मेरा आउट खर्चा होगा, ठीक है, आउट एक्सपेंडिचर वगैरह। तो एक्चुअली जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा कितना हो पाएगा, 7 या 8 लाख रुपए होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रॉस और नेट में डिफरेंस पता चला, नहीं पता चला। ग्रॉस का मतलब कि आप ऑल ओवर कितने एग्री थे किसी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और नेट का मतलब एक्चुअली में आपका कितना पैसा वहां पे जा रहा है। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी है मैंने कि इन्वेस्टमेंट तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट दैट मींस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के लिए पता करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है क्या, अभी मैंने आपको बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस किसी चीज के ऑल ओवर के होने का शो करता है और नेट किसी के एक्चुअल होने का शो करता है। और ग्रॉस और नेट में जो मेन डिफरेंस है वो है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन है क्या, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर ऑब्सोलेसेंस एट पासेस ऑफ टाइम। यानी चाहे कारण आपका कोई सा भी हो, किसी भी चीज के कारण अगर आपके एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो चीज हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। इसके ये सारे कॉजेस हो सकते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉर्मल वियर एंड टियर, टाइम बीट वगैरह, क्या ऑब्सोलेसेंस वगैरह हो गया आपकी, जैसे भी टेक्नोलॉजी वगैरह आपकी अब डिग्रेड वगैरह हो गई, डिमांड वगैरह कम हो गई, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए जिनके कारण आपके एसेट की वैल्यू डाउन हो गई है, तो वो चीज आपका डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन के रिलेशन को हम अच्छी तरह से यहां से समझते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस और नेट, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस किसी चीज के ऑल ओवर के होने का शो करता है और नेट किसी के एग्जैक्ट। देखिए सिंपल अगर हम बात करें, मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं कि दिस इज माय पीस ऑफ लैंड, सिंपली एक वैसे ही, ठीक है। और इस पूरे लैंड को यूज करके मैंने यहां पे वीट प्रोड्यूस किया है, और जब मैंने इस वीट को हार्वेस्ट किया, फसल जब मेरी काटी गई तो मैंने इसका वेट किया था, तो उस वक्त था 100 kg। मैं अपने घर पे लेके आया, ठीक है। फिर जब मैंने इसकी सफाई वगैरह करवाई, इसको बिल्कुल वो क्लीन करवाया, तो 20 kg इसमें मेरे थोड़ा सा वेस्टेज निकल गए, थोड़ा सा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, 80 kg। तो ये जो हमारा 80 kg है, ये किसी एग्जैक्ट को शो करता है। अगर मैं बात करूं कि मैंने ऑल ओवर कितना प्रोड्यूस किया था, 100 kg, और एग्जैक्ट मेरे पास कितना हुआ है, 80 kg। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे एग्जैक्ट निकालना है तो ऑल ओवर माइनस डेप, ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, ऐसे वो सीरियसली मत लेना। तो देखिए अगर हम बात करें ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन। बट अगर मेरे पास एग्जैक्ट है, अगर मुझे निकालना है ऑल ओवर कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया था, कितना मैंने प्रोड्यूस किया, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। दोबारा एक बार रिलेशनशिप देखते हैं। अगर मुझे ग्रॉस से कहां पे जाना है, नेट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप। अगर नेट से उल्टा मुझे ग्रॉस पे आना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस डेप। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक जो है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को देखने के लिए हमें दो चीजें देखनी है, एक तो आईटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, और एक सब्सिडीज के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि सपोज अगर कोई प्रोड्यूसर है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई भी सेलर अपने सामान को बेच रहा है, देन ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स। वो लायबल होगा टैक्स वगैरह पे करने के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स दैट मींस रेफर दोस टैक्सेस व्हिच आर इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स। अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, अपने आप को प्रोडक्शन करने में एंगेज किया हुआ है, सेल्स वगैरह कर रहा है, देन वो लायबल होगा पे करने के लिए टैक्स को, ठीक है। एंड सब्सिडीज ऑल ओवर फाइनेंशियल रिलैक्सेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हिच इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप टाइम पे टैक्स वगैरह पे कर रहे हो या आप टैक्स पे कर रहे हो सिंपली ऑल ओवर, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज वगैरह भी देती है, फाइनेंशियल रिलैक्सेशन भी देती है। कैसे, देखते हैं। सपोज मेरी लायबिलिटी है कि मुझे 1000 टैक्स पे करना है, 1000 रुपीज की लायबिलिटी आई है, और गवर्नमेंट ने मुझे, ये टैक्स है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, और गवर्नमेंट ने मुझे 200 सब्सिडीज दी है। तो एग्जैक्ट मुझे कितना पे करना है, 800। मैं कितना पे करूंगा यहाँ पे, 800 रुपए पे करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एग्जांपल से आपका क्लियर हो चुका होगा कि सपोज मेरी लायबिलिटी टैक्स पे करने की है 1000, गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी प्रोवाइड की है 200, और तो एक्चुअली में मुझे कितना पे करना पड़ा, 800 पे करना पड़ा, ठीक है। तो एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। चलिए अगला टॉपिक है मेरे पास, इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस।
इससे हमारा जो टैक्स का क्लियर है, टैक्स का फंडा बिल्कुल यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं फैक्टर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट रेफर दोस कॉस्ट एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज विल प्रोड्यूस। देखिए अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ में ये मार्कर है जो मार्केट में अवेलेबल है 30 रुपए का, तो ये तो इसकी मार्केट प्राइस है। मार्कर जो है ये अवेलेबल मार्केट में है, जो बेचा जा रहा है मार्केट में 30 रुपए का बेचा जा रहा है। जो 30 रुपए वो इसकी क्या है, मार्केट प्राइस, बट इसको बनाया कितने में किया होगा, 20 या 22 रुपए वाला वर्ड, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट रेफर दैट कॉस्ट एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज विल प्रोड्यूस, जिस कॉस्ट पे इसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और मार्केट प्राइस जिस पे बेचा जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज आई एम ए प्रोड्यूसर, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मार्केट वो मैं मार्कर को प्रोड्यूस कर रहा हूं, 20 या 22 रुपए बनाने का इसका खर्चा है ऑल, तो टैक्स भी तो मुझे पे करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि हमें क्या पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स इफ एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मैं टैक्स पे करूंगा, तो टैक्स की प्राइस भी तो इसमें ऐड करूंगा, टैक्स भी तो मेरे लिए खर्चे जो गवर्नमेंट को मैं पे कर रहा हूं, तो मैं कहां से रिसीव करूंगा, इसी को बेच के रिसीव करूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें टैक्स इंक्लूड हो गया नहीं हो गया। तो देखते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या ऐड हुआ होगा, कहीं ना कहीं टैक्स। एग्जांपल मार्कर का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर मार्केट प्राइस से उल्टा फैक्टर कॉस्ट पे आना है, दैट मींस माइनस एनआईटी। सपोज 30 रुपए मार्केट में अवेलेबल है, मुझे उस कॉस्ट को डिटरमाइन करना है जिस कॉस्ट पे मैंने इसको बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी एडिशनल चार्ज है, मेन तो आपका टैक्स ही है, मैं डिडक्ट कर दूंगा ऑल ओवर। दोबारा देखते हैं एक बार, फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो प्लस एनआईटी, नेट टैक्स ऐड हो चुका होगा। अगर मार्केट प्राइस से उल्टा हमें फैक्टर कॉस्ट को डिटरमाइन करना है जिस कॉस्ट पे हमने सामान को प्रोड्यूस किया है, तो डिडक्ट हो जाएगा आपका टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनआईटी कैसे निकालोगे आप, आईटी माइनस सब्सिडीज करके। तो चलिए होप सो ये आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगला कांसेप्ट है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए अगर हम पेमेंट की बात करें ऑल ओवर, तो पेमेंट हम रिसीव भी करते हैं और हम दूसरे देश को पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एनएफआईए के दो टर्म्स हैं यहां पे, एक फीफा और एक फिटा। फीफा क्या कहता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे मैंने एरो का साइन बनाया भी है कि हमने रिसीव किया, हमने रिसीव किया है दूसरे देश से, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड या टू अब्रॉड, दैट मींस हमने पे किया, ठीक है। फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब हमने रिसीव किया है, ये एरो साफ दिख रहा होगा आपको, और पेड टू अब्रॉड हमने पे किया है। तो अगर हम बात करें एनएफआईए, नेट हमने कितना पे किया, तो वही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, फीफा माइनस फिटा, जितना हमने रिसीव किया उसमें से डेढ़ का जितना हमने पेमेंट किया। एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमने जो रिसीव किया है वो 1000 करोड़ रिसीव किया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है हमारे पास, फीफा जो है वो है 1000 करोड़ और फिटा है 300 करोड़, यानी इतना रिसीव किया, इतना पेमेंट कर दिया। तो एक्चुअली में हमने कितना रिसीव किया, 700 रिसीव किया ना। तो एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा माइनस फिटा। अब हम देखते हैं क्या एनएफआईए क्या हो सकता है, इनकी कंडीशंस वगैरह। तो एनएफआईए में भी पॉजिटिव, में भी जीरो एज वेल एज नेगेटिव। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीबीएसई के थ्रू कि क्या में एनएफआईए भी जीरो, कैन एनएफआईए भी जीरो, यस बिल्कुल जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखते हैं। सपोज पॉजिटिव का मतलब, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1000 करोड़ जो है वो हमने रिसीव किया और 300 हमने पेमेंट कर दिया। तो एक्चुअली में हमने कितना रिसीव किया, 700, ठीक है। दैट मींस हमारे पास एनएफआईए जो है वो पॉजिटिव आया। अगर हम बात करें जीरो, 1000 करोड़ हम रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट भी अगर हम 1000 करोड़ ही करें, दैट मींस यहां पे तो कुछ नहीं बचेगा, एनएफआईए विल बी जीरो। अगर हम बात करें नेगेटिव कि रिसीव तो किया हमने 1000 बट हमने पेमेंट कर दिया 1200, तो एनएफआईए हमारा नेगेटिव में चला कि नहीं चला गया। सो एनएफआईए भी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव। चलिए एनएफआईए के कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और कांसेप्ट देखते हैं, डीपी और एनपी। डीपी दैट मींस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनपी नेशनल प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या शो करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये शो करता है कि जिसको हमने प्रोडक्शन तो किया है, प्रोड्यूस तो किया है, बट विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, हमने अपनी देश की सीमा के अंदर ही अंदर प्रोड्यूस किया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर कंट्री विल नॉट बी इंक्लूड एट ऑल, दूसरे देश का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, वो है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑल ओवर, ठीक है। बट अगर हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हमने अपनी देश की सीमा के अंदर प्रोड्यूस किया है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर कंट्री दैट इज एनएफआईए। अगर हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए को प्लस कर दिया, तो अब ये डोमेस्टिक नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया हमारा नेशनल प्रोडक्ट ऑल ओवर, ठीक है।
चलिए अगर हम बात करें इसके रिलेशनशिप को देखते हैं, डीपी और ये एनपी। अगर मुझे डीपी से एनपी पे जाना है प्लस एनएफआईए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर डीपी में हमने प्लस कर दिया दूसरे देश के कंट्रीब्यूशन को, तब क्या ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट रह गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारा क्या बन गया है? नेशनल प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, वो भी नेशनल प्रोडक्ट का ऑल ओवर, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है कि हाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर कंट्री आप डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो डीपी से अगर एनपी पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, और एनपी से अगर डीपी पे उल्टाना है तो माइनस एनएफआईए। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिससे हमने देख लिया, जान लिया डोमेस्टिक के बारे में, नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, सिटीजनशिप रेसिडेंटशिप के बारे में, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ऑल ओवर ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी दिक्कतें होती है, तो आप बेझिझक, बिल्कुल बेझिझक आप क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स वगैरह पे मेंशन कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कि हाँ ये चीज हमारा क्लियर नहीं हो पाया, तो सारी प्रॉब्लम्स आपको वहां पे सॉर्ट आउट की जाएंगी। और रिलेटेड टू अदर वीडियोस, अलग टॉपिक के जो भी आपके, जैसे कि नेशनल इनकम वगैरह हो गया, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बच्चों की क्वेरीज वगैरह होती है कि भैया न्यूमेरिकल तो नेशनल इनकम के कैसे सॉल्व होंगे, नहीं होंगे, ऑल ओवर। तो सारे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, क्लियर करेंगे सभी। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऑल ओवर, ठीक है। अगर आपकी वहां पे कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो आप वहां पे मुझे मेंशन कर सकते हो, वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो, आप अपनी सभी बातों को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो ऑल ओवर।